मैं ERS के सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करेंगे यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर और सभी प्रश्न को करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और पूछने का संभावना हो, चाहे कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, चाहे DMRC हो, चाहे UPPCL हो, चाहे UPRVNL हो, चाहे यानी कि बिहार TG2। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले आज का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एक स्टार्टर में डॉट और थ्रो स्विच लगा होता है जिसमें यानी कि प्रेरण मोटर के स्टार्ट होते समय धारा प्रवाहित होता है। तो दोस्तों स्टार्टर में जो यानी कि स्विच लगा रहता है यानी कि सिंगल वाला रहता है, कौन सा यानी कि सिंगल रहता है, और जब स्टार्ट करते हैं तो उस समय यानी कि धारा जो होता है यानी कि उच्च होता है। यही तो यानी कि स्टार्टर का मुख्य कार्य ही है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाएगा तो यानी कि सिंगल और उच्च हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है, करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आपका एग्जाम का तैयारी बहुत अच्छा से हो पाए। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में डॉट डॉट होते हैं। तो दोस्तों स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर और यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में जो होता है यानी कि जो स्टेटर जो होता है उसका यानी कि सेम रहता है। ठीक है, क्या रहता है यानी कि समरूप स्टेटर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसका यानी कि स्टेटर और इसका भी स्टेटर यानी कि समरूप पे रहता है, कोई अंतर नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है, यानी कि समरूप स्टेटर। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, स्लिपिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर 6 पोल के लिए वाउंड है, इसके रोटर को डॉट डॉट के लिए वाउंड होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो स्पष्ट कर ही दिया है, जब स्लिपिंग इंडक्शन मोटर 6 पोल से वाउंड है तो इसका रोटर भी यानी कि 6 ही पोल से वाउंड होगा। ठीक है, जितना पोल रहेगा उतना ही इसका रोटर भी वाउंड होगा। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो दिया है यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि सी में दिया हुआ है। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न है यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के संतुलित 3 फेज वाइंडिंग के माध्यम से बहने वाले 3 फेज सममित धाराओं द्वारा उत्पादित क्षत्र निम्नलिखित प्रकार है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि नियत आयाम के साथ प्रतिवर्ती प्रकृति का, बी में दिया हुआ है नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग का, सी में दिया है परिवर्तनीय परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग, और डी में दिया है परिवर्तनीय परिमाण के साथ परिवर्तित प्रकृति। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात किया जाए दोस्तों तो यानी कि नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग होता है। कौन सा, नियत परिमाण के साथ स्पेस में रोटेटिंग। ऑप्शन नंबर यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है यानी कि जब आप एक प्रेरण पर यानी कि DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का उपयोग करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग धारा लगभग कितना है। तो दोस्तों DOL का जो स्टार्टिंग होता है यानी कि उसको जो प्रयोग करते हैं तो उसका यानी कि स्टार्टिंग धारा होता है यानी कि 5 से यानी कि 6 गुना। ठीक है ना, 5 से 6 गुना ज़्यादा करंट देता है। कितना, 5 से 6 गुना। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर यानी कि यही में दिया यानी कि 5 से 6 गुना यानी कि पूर्ण भार का, पूर्ण धारा का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक 50 हर्ट्ज 2 पोल प्रेरण मोटर पूर्ण भार पर 5% स्लिप पर चलता है तो उसकी तुल्यकालिक गति क्या है दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमको क्या निकालना है, तो हमको जो यानी कि NS निकालना है। तो NS बराबर क्या होता है फॉर्मूला, NS बराबर होता है 120 गुना में F। तो फ्रीक्वेंसी कितना लेंगे, फ्रीक्वेंसी यानी कि दिया है 50 हर्ट्ज, लेना नहीं है, देना दिया ही है। ठीक है, और कह रहा है हमको क्या यानी कि, और पोल कितना लेंगे, तो पोल अगर नहीं दिया है तो पोल यानी कि 2 लेंगे। ठीक है, अगर दिया रहता तो जितना रहता उतना, लेकिन नहीं दिया है तो यानी कि 2 लेंगे। अब चलिए 120 को 50 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 6000, 12 पंचे 60 यानी कि 6000। अब बट्टा में 2, इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो बराबर कितना ला के देगा, यानी कि आधा कर देगा, यानी कि 3000 RPM देगा। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऐसा जो ऑप्शन नंबर दिया है ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है 3000 RPM। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि 3000 RPM हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्रेरण मोटर के लिए स्वपरिणामित प्रवर्तक विधि जो है यानी कि का मुख्य लाभ है, क्या लाभ है दोस्तों। ठीक है, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टिंग मेथड का मुख्य लाभ क्या है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए में दिया है, मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा उपयोग करती है। ठीक है, ऑप्शन ये कह रहा है। चलिए भाई ठीक है, अगला पे चलते हैं, एक इनपुट साइड पर उच्च शक्ति गुणांक प्रदान करता है, ऐसा तो नहीं होता है। सी में दिया है, मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए अधिक लाइन धारा उपभोग करती है। अगर भाई जब धारा ही हम ज़्यादा उपयोग करेंगे तो इसका उपयोग क्यों करेंगे। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का। अब चलिए डी में दिया है, एक अन्य विधियों की तुलना में नहीं, तुलना में होगा, तुलना में सस्ती होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है, मोटर परिवर्तन धारा की समान मात्रा के लिए यह कम लाइन धारा का उपभोग करती है। एकदम सत्य बात है भाई। ठीक है, ऑप्शन इसका यानी कि ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, 3 फेज
प्रेरण मोटर में यानी कि 3 फेज एक्साइटेड धारा के कारण उत्पन्न फ्लक्स कितना होता है। तो दोस्तों 3 फेज है और इसके कारण जो यानी कि जो फ्लक्स उत्पन्न होगा वो 3 फेज में, ठीक है ना। अगर 3 फेज की बात कर रहा है हमसे तो 3 फेज में जो होता है यानी कि कितना होगा, यानी कि 3 फेज में जो होता है यानी कि 120 डिग्री, ठीक है। कितना? 120 डिग्री। ध्यान रखिएगा कितना होता है, 120 डिग्री होता है, ठीक है, 120 डिग्री। और वहीं पे सिंगल फेज की अगर बात किया जाए अगर करता हमसे तो यानी कि वहाँ पे होता है 19 डिग्री, कितना? 90 डिग्री। तो 3 फेज की बात है तो यानी कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, एक दूसरे से 120 डिग्री कोण पर होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर 3 फेज है तो 120 डिग्री और सिंगल फेज है तो यानी कि 90 डिग्री। अब चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किससे बचाने के लिए 3 फेज प्रेरण मोटर के रोटर स्लॉट को टेढ़ा किया जाता है। तो दोस्तों टेढ़ा करने का यानी कि जो स्लॉट होता है उसको यानी कि टेढ़ा क्यों किया जाता है, समझिए ये स्लॉट है, ठीक है। और इसमें जो यानी कि रहता है यानी कि ऐसे रहता है, ऐसा क्यों रहता है तो दोस्तों ये क्राउलिंग को कम करने के लिए रहता है। किसको? क्राउलिंग को कम करने के लिए, ठीक है। ऑप्शन यानी कि ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्टेटर निम्नलिखित में से किसके समरूप होता है। तो दोस्तों यानी कि 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वो अल्टरनेटर के समरूप होता है। किसका? अल्टरनेटर का, अल्टरनेटर का समरूप होता है। ध्यान रखिएगा 3 फेज इंडक्शन मोटर का जो स्टेटर होता है वो अल्टरनेटर के समरूप होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है अल्टरनेटर, तो प्रत्यावर्तक ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। स्टार्टर स्टार्टिंग के समय स्टार्टिंग वोल्टेज को कम नहीं करता है। ऐसा कौन सा यानी कि स्टार्टर है जो स्टार्टिंग के समय यानी कि स्टार्टिंग धारा को कम नहीं करता है। तो ऑप्शन ए में दिया है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ये नहीं भाई। स्टार डेल्टा स्टार्टर ये भी नहीं, और यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये तो और ही नहीं। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और ड्यूअल जो होता है यानी कि ड्यूअल जब स्टार्ट होता है तो यानी कि निर्धारित यानी कि पूर्ण धारा का यानी कि 5 से यानी कि 6 गुना यानी कि ज़्यादा करंट ये जो है यानी कि उत्पन्न करता है, ठीक है। अब चलिए इससे होकर प्रभावित होता है। आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बता दूं अगर इसी प्रकार का वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें ताकि आप लोगों तक यानी कि जल्द से जल्द वीडियो पहुंच सके, ठीक है। चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है जब 3 फेज भार पर फेज अनुक्रम उलट जाता है तब क्या होगा। तो दोस्तों अगर 3 फेज में है अगर भार यानी कि फेज क्रम उलट दिया जाता है तो ऑप्शन ए में दिया है यानी कि फेज शक्ति बदल जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बी में दिया है फेज धारा के काला कोण में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में नहीं, ये भी बात सही है भैया, इसको रखते हैं। चलिए अगला प्रश्न को अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। कुछ विद्युत व्यय में परिवर्तन होता है, कुछ नहीं परिवर्तन होता है। फेज धाराएं बदल जाती है, ये भी नहीं होता है भाई। तो ये होता जो है यानी कि ऑप्शन इसका यानी कि बी सही हो जाएगा। फेज धारा के कला कोण एंगल में परिवर्तन होता है लेकिन परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है यानी कि इंडक्शन मोटर में सिंक्रोनस स्पीड डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो दोस्तों इंडक्शन मोटर में जो यानी कि सिंक्रोनस स्पीड दिया जाता है तो एन एस बराबर क्या होता है, एन एस बराबर होता है यानी कि 120 गुना में यानी कि एफ और बट्टा में पी, ठीक है। ऐसा किस में दिया है, कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा एग्जाम में आएगा जरूर, ठीक है। तो 120 एफ बट्टा पी ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में डॉटर का उपयोग करके स्वप्रारंभ किया जाता है। तो दोस्तों सिंगल फेज प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए यानी कि संधारित्र का उपयोग करते हैं। किसका? संधारित्र का उपयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन किस में दिया है, संधारित्र। तो कैपेसिटर ऑप्शन नंबर यानी कि बी में दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यानी कि बी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं। स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में डॉटर और स्लिप रिंग होता है। तो दोस्तों एक ऐसा ही मोटर यानी कि स्क्वायरल गेज है, ठीक है। स्क्वायरल गेज एक ऐसा मोटर है, ध्यान रखिएगा, स्क्वायरल गेज मोटर एक ऐसा मोटर है जिसमें कोई स्लिप रिंग नहीं, यानी कि उसमें स्लिप रिंग की संख्या जो होता है यानी कि शून्य होता है। क्या? शून्य होता है। तो ऑप्शन किस में दिया है, शून्य। ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्लिप रिंग में, यानी कि स्क्वायरल गेज इंडक्शन मोटर में स्लिप रिंग की संख्या यानी कि शून्य होता है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न पे आज का यानी कि अगला प्रश्न पे बात करते हैं। इससे पहले बता दूं आप लोगों को, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि इसी प्रकार का वीडियो आप तक यानी कि जल्द से जल्द क्या हो यानी कि पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न है कौन सी इंडक्शन मोटर आकार में सबसे बड़ी है, ठीक है। बड़ी होगी या बड़ी है, भैया आप लोग क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझिएगा, ठीक है। मैं बता दूं आप लोगों को, हमारे पास एक ट्रिक है इसको पहचानने का, यानी कि इंडक्शन मोटर का किसका साइज बड़ा होगा या किसका साइज छोटा होगा, ठीक है। सबसे पहले यानी कि देखेंगे किलोवाट, ठीक है, जिसका यानी कि किलोवाट सबसे कम होगा, ठीक है, यानी कि किलोवाट सबसे कम होगा
कम होगा, ठीक है, किलोवाट जिसका यानी कि सबसे कम होगा, एवं उसके साथ साथ आरपीएम भी कम होना चाहिए। क्या? आरपीएम भी यानी कि कम होना चाहिए, यानी कि दोनों कम ही वाला हम चूज किए हैं, ठीक है। तो आरपीएम भी क्या होना चाहिए, यानी कि कम होना चाहिए। तो वह मोटर का जो आकार होगा यानी कि सबसे बड़ा होगा, और जिसका किलोवाट ज़्यादा और जिसका आरपीएम ज़्यादा, समझिए कि वो यानी कि छोटा मोटर होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि सबसे बड़ा, तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। 45 किलोवाट और 975 आरपीएम होता है, ठीक है। तो यानी कि साइज जो होगा सबसे बड़ा होगा, ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है उस पर बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 1 एचपी बराबर कितना वाट होता है। देखिए इससे दो क्वेश्चन हम बना रहे हैं। 1 एचपी बराबर, ठीक है, 1 एचपी बराबर होता है यानी कि 746 वाट, ठीक है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, इसका बी हो जाएगा। अब चलिए एक और होता है 1 एचपी बराबर यानी कि 735 पॉइंट यानी कि 5 वाट, ठीक है, ये भी होता है। अब समझेंगे ये कहाँ होता है और ये कहाँ होता है। तो 746 वाट जो होता है वो यानी कि ब्रिटिश प्रणाली का होता है, और मीट्रिक प्रणाली की बात किया जाए तो यानी कि 735.5 वाट होता है, यानी कि 735.5 वाट किसका, ये होता है यानी कि मीट्रिक प्रणाली का। और इसका आंसर की बात किया जाए तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका यानी कि बी सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे इसमें ना ब्रिटिश की बात किया है ना यानी कि मीट्रिक का, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे बात करते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है स्थिर अवस्था में इंडक्शन मोटर की स्लिप होती है। तो देखिए दोस्तों स्थिर अवस्था की अगर बात किया जाए तो इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या होगा। देखिए स्थिर अवस्था है तो एनएस, इसका फार्मूला क्या होता है, एनएस माइनस यानी कि एनआर और बट्टा में यानी कि एनएस होता है, ठीक है, एनएस होता है। और जब भाई एनआर का मान 0 है यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो अब क्या बच जाएगा, एनएस माइनस 0 और बट्टा में यानी कि एनएस। तो अब यानी कि एनएस बट्टा में यानी कि एनएस बराबर, इसको काटिएगा तो बराबर में यानी कि 1 बचेगा, ठीक है। तो स्थिर अवस्था में स्लिप की बात किया जाए तो यानी कि 1.00 होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है एक बिजली प्रेरण मोटर को 50 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति के लिए बनाया गया है। इसका 60 हर्ट्ज आवृत्ति वाली आपूर्ति प्रशोधित करने का क्या घटित होगा। देखिए दोस्तों कोई भी मोटर है अगर वो 50 हर्ट्ज पे चल रहा है, अगर उसको 60 यानी कि हर्ट्ज दे दिया जाए, यानी कि ज़्यादा मान दे दिया जाए, तो क्या होगा, यानी कि उसका जो होगा यानी कि निर्धारित चाल जो होगा यानी कि उल्टा हो जाएगा। अगर 50 हर्ट्ज का आता तो यानी कि 5/6 तो होता ही, यानी कि 5/6 होता ही, ठीक है, यानी कि निर्धारित चाल का। लेकिन अगर 60 हर्ट्ज कर दिया है तो यानी कि 6/5 हो जाएगा निर्धारित चाल का। तो ऑप्शन किस में दिया है, 6/5, तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया हुआ है 6/5। तो करेक्ट आंसर यानी कि इसका डी हो जाएगा। कौन सा, डी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, सर्पी वाले प्रेरण मोटर में होता है। तो दोस्तों सर्पी वाले प्रेरण मोटर में क्या होता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी कि कम प्रारंभिक बल गुण, बी में दिया है यानी कि मध्यम प्रारंभिक बल गुण, सी में दिया है उच्च प्रारंभिक बल गुण, और डी में दिया है शून्य बल गुण। तो दोस्तों यानी कि सर्पी यानी कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर का जो बल गुण होता है यानी कि उच्च होता है। तो ऑप्शन इसका यानी कि सी सही हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है प्रेरण मोटर में रेंगने का कारण क्या है। रेंगने का कारण क्या है, तो देखिए रेंगने का कारण होता है यानी कि ऑप्शन ए में दिया है ऊंचे लोड के कारण, बी में दिया है मशीन की अनुचित डिजाइन के कारण, सी में दिया है मोटर में हार्मोनिक उत्पन्न होना, और डी में दिया है लो वोल्टेज। दोस्तों रेंगने त्रुटि जो आता है यानी कि हार्मोनिक उत्पन्न होता है मोटर में, क्या हार्मोनिक उत्पन्न होता है। तो करेक्ट आंसर इसका यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है, सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पे बात करते हैं। और दिया है अगला प्रश्न, यदि किसी प्रेरण मोटर की कोई दो कला आपस में परिवर्तित कर दी जाए तब क्या होगा। तो दोस्तों अगर प्रेरण मोटर का यानी कि कला अगर बदल देते हैं तो ऑप्शन में और ए में दिया है यानी कि मोटर पश्चिम दिशा में चलेगा। बात तो सही है भाई, हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं, मोटर उसी दिशा में चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा। मोटर रुक जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। और मोटर जल जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा, यानी कि पोलरिटी चेंज करने से। तो इसका परफेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पश्चिम दिशा में यानी कि मोटर क्या होगा, यानी कि चलने लगेगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका यानी कि सही हो जाएगा, ठीक है, ए। अब चलिए अगला प्रश्न क्या है आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, ये यूपीपीसीएल टी2 इलेक्ट्रीशियन 2015 का पेपर है, और आईएफओ यानी कि 2014 में ये पेपर आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। अब चलिए ये क्वेश्चन कह रहा है एक प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति जो होता है, प्रेरण मोटर में रोटर धारा की आवृत्ति, ठीक है, एफ आर बराबर होता है, यानी कि एस गुने क्या होता है, यानी कि स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी कि स्लिप गुने स्टेटर फ्रीक्वेंसी। एफ आर बराबर होता है स्लिप गुने स्टेटर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्टेटर फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि जो सही होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे बात करते हैं, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग निम्नलिखित में किया जाता है। तो दोस्तों रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का जो प्रयोग करते हैं तो किस में करते हैं, तो दोस्तों वो जो करते हैं किस में करते हैं, तो यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका यानी कि
डी सही हो जाएगा। ठीक है, डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है शायद, एक प्रेरण मोटर में अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न करने के लिए स्थिति होती है, लोड धारा डायरेक्ट धारा के बराबर हो, रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिरोध के बराबर हो, उसके बाद सी में दिया है रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर हो। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट की बात किया जाए तो सी, रोटर प्रतिरोध और रोटर प्रतिघात अगर बराबर होगा तो क्या होगा, यानी कि जो स्लिप होगा वो बलाघूर्ण होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। करेक्ट आंसर यानी कि इसका सी हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न था। मैं आशा करता हूँ आप लोग यानी कि अच्छा से वीडियो समझे होंगे। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करें।